नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। लेते हैं पहला सवाल। और जिन्होंने सवाल पूछा है उनका यूट्यूब चैनल का नाम है गेमर इन वॉइड। रियल नेम मुझे नहीं पता है। आपने अपनी एज लिखी है 29। अपना नाम भी आप लिख देते तो मैं आपको आपके नाम से एड्रेस करता, तो कोई बात नहीं। और आपने एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा है और सवाल आपका यह है कि आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका नज़रिया 15-20 साल का है और आप एसआईपी कर रहे हैं। आपके पास HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो कि एक लार्ज कैप फंड है। डेफिनेटली एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही है। और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में आप 7,500 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा मिड कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, हालांकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है पर इस वक्त पर यदि आप इसका पोर्टफोलियो देखें तो इसका मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इक्विटीज, और उसके अलावा थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में है। स्मॉल कैप में इसका एक्सपोजर ना के बराबर है, लेकिन ये एक अच्छा फंड है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा इस वक्त उतार चढ़ाव की संभावना और भी अधिक है और साथ ही डॉलर मजबूत है, इंडियन रुपी कमजोर है डॉलर के सामने। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि इस फंड की परफॉर्मेंस आगे किस तरह से रहती है। बट अभी तक की परफॉर्मेंस इस स्कीम की अच्छी है। आप इसे बने रहें। कोटक स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं 5,000 पर मंथ, आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। और SBI गोल्ड फंड में भी आप 2,500 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप करते रहें। लेकिन ध्यान रहे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और SBI गोल्ड फंड दोनों में मिलाकर जो आपका टोटल एलोकेशन है, यानी कि टोटल एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, वो 10% 15% से अधिक ना हो। और PPF में आप 12,500 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही आप NPS में भी 10,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सभी स्कीम्स अच्छी हैं, आप इसके साथ बने रहिए। लेकिन एक सलाह है कि आप एक अमाउंट तय कर लीजिए कि कितने ईयर्स के बाद आपको कितने पैसों की ज़रूरत है किस फाइनेंशियल गोल के लिए, और उस हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें। और अब बढ़ते हैं आगे। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अभिनव सिंह ने। अभिनव का कहना यह है कि मैंने 25 लाख रुपए SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड और ABSL बैलेंस 95 फंड में 4 साल पहले निवेश किया था। तो ABSL बैलेंस 95 का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड। ये नाम चेंज हो चुका है। तो आपने इन दो स्कीम में 4 साल पहले 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये पैसे थोड़े बढ़ भी गए होंगे। तो अगर आप अभी की राशि बताते कि कितनी हो गई है तो मैं उस हिसाब से आपको इसका उत्तर बेहतर तरीके से दे सकता था। बट एनीवे, अब आप जानना चाहते हैं कि इसमें से कितने अमाउंट की HWP कर सकते हैं। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि जब आप HWP करते हैं और एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, तो यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है तो आप हो सकता है कि जो बढ़ी हुई राशि है उसे विड्रॉ करें। लेकिन क्योंकि अमाउंट फिक्स है और अमाउंट अगर नहीं बढ़ रहा है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो कैपिटल है उसमें से पैसा विड्रॉ होगा। तो यहां पर एक गारंटी नहीं है कि जो आपका कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड है। हो सकता है कि समय के साथ यदि आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं और उस रेट पर, जिस रेट पर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, उस रेट पर वो कैपिटल नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है कि एक समय के बाद जो पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो जीरो हो जाए। लेकिन यहां पर आपने यदि 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब वो बढ़कर कुछ एक बड़ा अमाउंट हो गया है और आप चाहते हैं कि वो जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे, सिर्फ आप ऊपर का जो प्रॉफिट होता रहे वही विड्रॉ करते रहें, तो एक यदि आप हाइब्रिड स्कीम से 7-8% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से आप एक राशि डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि मैं मान के चलूं कि आपके पास 25 लाख रुपए ही हैं, उसके ऊपर जो ग्रोथ हुई है मुझे पता नहीं, तो 25 लाख पर यदि आप 7% के रेट से हर महीने विड्रॉ करते हैं तो लगभग 14,000 रुपया हर महीने आप विड्रॉ कर लीजिए, तो आपका जो कैपिटल है उम्मीद है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और बेहतर होगा कि आप दोबारा से क्वेश्चन पोस्ट करें और आप मुझे बताएं कि वो जो 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे वो अभी बढ़कर कितने हो गए हैं, और आप ये भी बताएं कि आपको हर महीने कितने पैसे की जरूरत है, ताकि मैं आपको ये राय दे सकूं कि क्या कुछ साल और इंतजार करने के बाद
उतनी राशि विड्रॉ करना आपके लिए सही रहेगा, या फिर आप अभी से SWP शुरू कर सकते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके सवाल का, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ी और इंफॉर्मेशन के साथ इस सवाल को दोबारा पोस्ट करेंगे। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है पाकीजा सिंदगीकर ने। इनका सवाल यह है कि अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, 30 लाख मिले हैं, तो अब क्या पाकीजा जी को इन पैसों को पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरी सलाह यह होगी कि आपको इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ ही सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इस तरह की स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपके पास 30 लाख रुपए हैं, उसमें से कुछ पैसे तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसी भी वक्त यदि इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप वहां से विड्रॉ कर पाएंगे, और हो सकता है कि मान लीजिए 5 लाख रुपए आप FD में डिपॉजिट कर दें, बाकी के जो 25 लाख हैं उसमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 लाख रुपए आप इन दो स्कीम में डिवाइड कर दें, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और साथ ही प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। और इस तरह से जैसे मैंने कहा कि 5 लाख FD और 15 लाख आपका इन्वेस्ट हो गया इन दो स्कीम्स में, तो टोटल 20 लाख आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। बाकी जो 10 लाख रुपए हैं उसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहां पर आप कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और साथ ही अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें और कम से कम 5 साल तक आप उन स्कीम्स में इन्वेस्टेड रहें। 5 साल के बाद आप उन स्कीम से SWP भी कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप जिन गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे या FD में इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर यदि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे, बल्कि वहां से अगर आपको एक कैश फ्लो की जरूरत है तो आप रेगुलरली पैसे वहां से पा रहे हैं और वो पैसे वैसे भी खर्च होते रहेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो समय के साथ बढ़ेगा, और इससे फ्यूचर में SWP के जरिए आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर पाएंगे। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी हाइब्रिड में आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड कंसिडर कर सकते हैं, और साथ ही एक इंडेक्स फंड आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड में ना करें, और जैसे मैंने आपको स्कीम्स की सलाह दी है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, और इस बात को देखते हुए आप अपनी जोखिम सहने की क्षमता यानी कि रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए इस अमाउंट को कम भी कर सकते हैं, और यदि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर म्यूचुअल फंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मोहम्मद आरिज ने। मोहम्मद आरिज ने कहा है कि उन्होंने मेरे SWP पर जो भी वीडियो मैंने बनाए वो सभी देखे और उन्हें अच्छे भी लगे, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात जो आरिज को अच्छी नहीं लगी वो ये है कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 6-7% की बात कर रहे हैं, 6% की बात कर रहे हैं, तो उतना तो FD में भी मिलता है। आरिज, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कई बार 12-13% तक भी मिले हैं, उससे ज़्यादा भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा 6% मिलेंगे। इसके लिए म्यूचुअल फंड में, चाहे वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात हो, निवेश करने की सलाह दी जाती है। और दूसरी बात, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न FD के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं। साथ ही किसी भी निवेशक को SWP के लिए पूरा पैसा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों की संभावना हो, इसके लिए या तो आप थोड़ा पैसा डेट में करें, थोड़ा इक्विटी में करें, और या फिर आप हाइब्रिड फंड्स का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि जब आप SWP करते हैं तो वहां पर कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्रोथ के साथ साथ पोर्टफोलियो स्टेबल भी हो, आपका
ऐसा ना हो कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए और मार्केट में 10-15% की गिरावट आई और आपका पोर्टफोलियो कम हो गया, और क्योंकि आप एक निश्चित राशि वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरह की प्लानिंग आपने की हुई है शायद उतने समय तक वो पैसा ना चल पाए। तो उस रिस्क को कम करने के लिए ये कहा जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट यदि डेट में रहेगा तो भले ही रिटर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो कम नहीं होगा। तो इस वजह से ये सलाह दी जाती है। साथ ही आरिज आपने लिखा है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं HDFC निफ्टी 50 में 4 लाख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में 4 लाख, ये भी सही है। SBI फोकस इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं सलाह दूंगा कि आप इसमें ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में कर रहे हैं। और जो फोकस फंड होता है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला एक फ्लेक्सी कैप फंड ही होता है, तो बेहतर होगा कि आप इसकी जगह पर किसी दूसरे फंड में करें। कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये एक अच्छा लार्ज मिड कैप फंड है, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। और आप 5 साल के बाद इन चारों फंड से जो टोटल आपका पोर्टफोलियो वहां से SWP के जरिए विड्रॉ करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको सलाह दी है कि आप SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में ना करें, उसकी बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप 5 साल के बाद SWP करना चाहते हैं तो यदि आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। एक हाइब्रिड फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होगा तो थोड़ा एक्सपोजर आपका डेट में भी रहेगा। तो आपको मेरी सलाह ये होगी कि SBI फोकस इक्विटी फंड की बजाय आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें। और यदि आप ये 4x4 यानी 16 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन पैसों को एक साथ ना करें, मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। आप अगेन STP के जरिए यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इन पैसों को अगले 3-4 महीने में निवेश करें, ताकि उतार चढ़ाव का जो रिस्क है वो आपके पोर्टफोलियो पर कम पड़े। और 5 साल के बाद जब आप SWP शुरू करना चाहेंगे उस वक्त ये राशि बढ़ के कितनी हो जाती है, उस आधार पर आप तय कर पाएंगे कि कितने अमाउंट की SWP आपको करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी स्कीम से इक्वल अमाउंट ही आप विड्रॉ करें, उस वक्त पर जिस तरह की स्कीम्स में ग्रोथ हो चुकी होगी और जिस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होंगे उसके आधार पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका जो भी सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।